वंदे मातरम हमारे खास कार्यक्रम सत्ता का टेम्परेचर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल और आज बात हो रही है समुद्र के शहंशाह की। भारतीय नौसेना आज और ताकतवर बन गई है। दरअसल देश का अब तक का सबसे बड़ा और पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत आज राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। पीएम मोदी ने INS विक्रांत का जलावतरण किया है और ये भारत के समुद्री इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा जहाज है। इसके आने से दुश्मन देशों में बेचैनी और भी बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित भी इस दौरान किया था, लेकिन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है INS विक्रांत। गौरवशाली पल आज भारत के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज न केवल INS विक्रांत को नौसेना को सौंपा है, देश को समर्पित किया है, बल्कि आज नौसेना के ध्वज का अनावरण भी किया गया है और जो पुराना निशान था उसे बदलकर नया निशान देश के सामने आया है, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित प्रधानमंत्री ने किया है, उनके शौर्य को समर्पित किया है। और साथ ही साथ जो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भारत ने लिया था, कहीं ना कहीं वो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी पूरा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल में भारत के समुद्री इतिहास में अब तक के सबसे बड़े जहाज और स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत को भारतीय नौसेना को समर्पित किया है। INS विक्रांत 20,000 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। ये जो विमान है वो अत्याधुनिक स्वचालित यंत्रों से लैस बैटलशिप है। INS विक्रांत हिंद प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। INS विक्रांत का सेवा में आना रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इस युद्धपोत पर विमान के उतारने का परीक्षण नवंबर में शुरू होगा, जो 2023 के मध्य तक पूरा हो जाएगा। आज इसी पर चर्चा और इस चर्चा में शामिल होने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय आपसे करा दें, TP त्यागी रक्षा विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। KK सिन्हा जी रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। VN झा रक्षा विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। बहुत खुशी हो रही है आप तीनों ने हमारे लिए समय निकाला और चर्चा में शामिल हुए। TP त्यागी जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। आज भारत के लिए गौरवशाली पल है, क्षण है और ये लम्हा और ये दिन बेहद खास है क्योंकि आज INS विक्रांत देश को समर्पित हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। भारत के लिए इसके अगर महत्व को मैं समझना चाहूँ आपसे तो वो क्या है? देखिए, भारत के इतिहास में इतना बड़ा नेवल शिप मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत आज तक कभी नहीं बनाया गया। और ध्यान होगा आपको कि इससे पहले जो INS विक्रांत भारत ने इंग्लैंड से खरीदा था उसका डेड वेट टनेज इसके मुकाबले बहुत कम था, लेकिन 1971 के युद्ध में उसने पाकिस्तान की नेवी को रोककर ईस्ट पाकिस्तान में आने का रोक दिया था और बांग्लादेश बन गया था। 93,000 सिपाहियों ने सरेंडर कर दिया था। इसका डेड वेट टनेज 43,000 टन है, यानी 40,000 टन से ज्यादा के एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाले 6 देशों में भारत शामिल हो चुका है। अमेरिका के साथ, रशिया के साथ, UK के साथ, फ्रांस के साथ और चाइना के साथ। अब ये चूंकि केवल हिंदुस्तान में मेक इन इंडिया के अंतर्गत बनाया गया है, तो कम से कम 100 माइक्रो, मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेज ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। और ये बना कहाँ है? कोचीन शिपयार्ड में। किसी सैन्य, किसी आर्मी, नेवी, किसी नेवल डॉकयार्ड में नहीं बना है, ये बना है कोचीन शिपयार्ड में, जो सिविलियन शिपयार्ड है। अब समझिए कि इसमें केवल इंडियन नेवी नहीं, केवल सिविलियन शिपयार्ड नहीं, बल्कि इसमें MSMEs और यूं समझिए कि ये पूरे भारत के द्वारा निर्मित किया गया आत्मनिर्भर के अंतर्गत एक ऐसा जहाज, एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो भारत की शान भी है, गौरव भी है। और एक पॉइंट और इसमें बताया गया कि ये डिजाइन, बिल्ट एंड ऑपरेट
यानी कि डिजाइन भी हमारा, बिल्डिंग भी हमारी, बिल्ड भी हमने किया और ऑपरेट भी हम करेंगे। यानी इसमें कोई टेक्नोलॉजी हमें किसी से लेने की आवश्यकता नहीं है। आज इसके साथ साथ जो एक गुलामी का निशान था, सेंट जॉर्ज का निशान जो नेवल फ्लैग में था, उसे भी हटा के और एक नया फ्लैग शिवाजी को समर्पित वो भी कर दिया गया है। जी। इस शिप के अंदर 30 एयरक्राफ्ट, 30 एयरक्राफ्ट वो उड़ान भर चुकेंगे और एक इतना बड़ा हैंगर, इतना बड़ा हैंगर, जनरली हैंगर के अंदर एक या दो या तीन एयरक्राफ्ट रहते हैं, मगर इसमें 20 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स का एक हैंगर बनाया गया। अब इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का क्या कहना, यूं समझिए कि जैसे 15 मंजिली इमारत जितनी ऊंचाई आईएनएस विक्रांत की है। और ये जहाज एक टाउनशिप है। टाउनशिप का मतलब ये हुआ कि जिसमें 1700 नौसैनिक हो, उनकी रिक्रिएशन फैसिलिटी, उनकी मेडिकल फैसिलिटी, उनके सभी तरह के सैनिटेशन अरेंजमेंट, उनके क्रीड़ा स्थल, ये सब इसके साथ हैं। और इसके साथ चलेंगे फ्रिगेट, चलेंगे वारशिप, चलेंगे सबमरीन चलेंगी। यानी कि जैसे प्राइम मिनिस्टर चलते हैं तो उनका काफला चलता है, ऐसे ही जब ये एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में चलेगा, बिल्कुल। और टीपी त्यागी जी, और जैसे कि आप मेकिंग की आप बात कह रहे थे, 45,000 टन का स्टील इसमें इस्तेमाल किया गया है। आप तो इस स्टील की अगर विशेषता के बारे में जानना चाहें आपसे, तो वो किस तरीके की विशेषता इसकी रही है, क्योंकि एक एक विशेषता आप इसकी बता रहे हैं आईएनएस विक्रांत की। जी देखिए, इसमें जो स्टील इस्तेमाल होता है वो नॉर्मल आयरन नहीं होता, या वो नॉर्मल स्टील भी नहीं होता। नॉर्मल स्टील में आयरन के अंदर 0.4% कार्बन ऐड किया जाता है, लेकिन ये स्टील जो पानी में रह के, समुद्र का पानी खारा होता है और खारे पानी के अंदर जो जंग है वो बहुत तेज गति से लगता है। लिहाजा हमको ऐसा स्टील इस्तेमाल करना है जिसके ऊपर जंग ना लगे। यानी उसमें न केवल कार्बन की परसेंटेज बढ़ाई गई है, बल्कि नए एलॉय भी ऐड किए गए हैं ताकि वो कोरोशन रेजिस्टेंट स्टील हो, वो स्टील को लगाया गया है। और तो और इनको कुछ समय पश्चात जो समुद्र के कुछ लोहे के क्षण कण इनके साथ जुड़ जाते हैं, उन्हें हटाने के लिए इनकी डीगॉजिंग ऑपरेशंस भी कराई जाती हैं, जो विशाखापट्टनम में है एक डीगॉजिंग बेसिन। तो हर तरह से इसके अंदर जो मेन खासियत है वो है स्टोबार, STOBAR। इसका मतलब क्या हुआ? शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। शॉर्ट टेक ऑफ के लिए क्या है, ज्यादातर देशों के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उनमें कैटापुल्ट टेक ऑफ होता है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है स्टीम के द्वारा या हाइड्रोलिक्स के द्वारा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के द्वारा, फोर्स के द्वारा, तब जहाज उड़ता है। इसमें जहाज अपनी क्षमता से उड़ेगा। कैसे उड़ेगा? वो है स्किप डाइविंग, यानी कि इसका जो डेक है वो कर्व्ड है। तो जो जहाज है वो जब नीचे जाता है तो ग्रेविटी से एक्सीलरेट होता है, उसकी स्पीड बढ़ती है, स्पीड से लिफ्ट बढ़ती है। एक तो ये, और दूसरा वर्टिकल लैंडिंग। अब ये जो स्टोबार वाला प्रोविजन है ये कम कीमत का है और कम समय में है और सिंपल है, और सिस्टम्स के मुकाबले ये एक सिंपल मेथड है। हालांकि इसके एक दो लिमिटेशन है माइनर, लेकिन फिर भी दिस इज द चीपेस्ट एंड द बेस्ट सिस्टम जो जहाज के टेक ऑफ के लिए और रिकवरी के लिए इसमें लगाया गया है। ठीक है टीपी त्यागी जी, टीपी त्यागी जी मैं कह रहा हूँ इसके अंदर जो विशेषताएं हैं एंडलेस है। अब इसकी एक विशेषता ये है कि इसका एंडोरेंस है 7,500 नॉटिकल माइल। इसका क्या मतलब हुआ? करीब 10,000 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन ओशन हो या पैसिफिक ओशन हो, हर जगह इसकी रीच होगी। अब जो चाइना ने एक दुनिया भर का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रखा है, पर्ल, तो उसमें
इसने चिटागोंग हो, ग्वादर हो, हम्बनटोटा हो, जिबूती हो, इन सब पोर्ट्स को मिला के एक माला बना रखी है। और खास तौर पे हम्बनटोटा जो केवल करीब 240 नॉटिकल माइल है हमारे कल्पाकम न्यूक्लियर प्लांट जो तमिलनाडु में है। लिहाजा ऐसे समय में बिल्कुल टीपी त्यागी जी, और हम्बनटोटा का आप जिक्र कर रहे हैं और मुझे याद आ रहा है कि चीन की नज़र इस पर है, अपना उस पोर्ट पर अपने जहाज को उतारने पर। मैं लौटूंगी और इस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के सिन्हा जी के पास मुझे जाना होगा। के सिन्हा जी, डिज़ाइनिंग भी हमारी, बिल्डिंग भी हमारी, ऑपरेटिंग भी हमारी, इसका मतलब यह है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर एक और तरफ भारत आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, एक कदम और आगे बढ़ गया भारत। जय हिंद दीपिका, पूरे देश को, आपको और पैनल में बैठे सभी को बहुत बहुत मुबारक कि आप, भारत ने आज बहुत बड़ी छलांग लगाई है जिसकी आप बात कर रही हैं जी। ये उस दिशा में कदम नहीं है, ये छलांग है जी। जब आप छलांग लगाते हैं तो लीप कहते हैं, लीप फॉरवर्ड, तो हम लीप कर रहे हैं जी। और देखिए, किसी भी देश को जब आप महान शक्ति बनना चाहते हैं तो आपके एस्पिरेशन में सबसे बड़ा नेवल पावर का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और मैं स्ट्रेटेजिक बातें करूंगा टेक्निकलिटी से ऊपर हटके, जो कि आज के दिन में होनी चाहिए। देखिए, आपने एक बात कही कि नेवल हमारी खुद की डिजाइनिंग है और इसके लिए हमारी जो नेवी है वो पूरे के पूरे, जितना भी आप उसकी प्रशंसा करें वो कम रहेगी, क्योंकि उनकी सोच, और ये नेवल जो हमारी नेवल डिवीजन की जो डिजाइनिंग डिवीजन है, ये उन्होंने ये सोच बिना किसी के बताए हुए लिया था। और बहुत एक ऐसा कदम है जो नेवी के उन दिग्गजों के जाती है जिनके उन्होंने ये सोच रखी। 30-40 साल लगता है जब आप डिजाइन करते हैं, और ये डिजाइनिंग कोई आसान चीज नहीं होती। आप, क्योंकि सारा चीज डिजाइन पे डिपेंड करता है। शिप बिल्डिंग और कैपेबिलिटी बिल्डिंग हो जाती है, मगर जब आप इसको डिजाइन करते हैं और उसको लेते हैं, और आप किस शिपयार्ड में आप बनाए हैं, कोचिन के शिपयार्ड में बनाए हैं। जो आपने पूछा कि हम खुद अपना डिजाइन है, हमने खुद अपना बनाया है, 73% हमारा कंपोनेंट है। और किसी भी, चाहे आप देखिए किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर में, अमेरिका के अंदर में जो उनके चिप्स लगते हैं वो कहीं ताइवान से, चाइना से भी आते हैं, तो ऐसा भी होता है। तो ये बहुत बड़ी परसेंटेज है। इसकी ऑपरेशंस, जैसे जो होगी ऑपरेशन तकरीबन 1700 लोगों की, क्योंकि आपका क्वेश्चन यही है, वो सारे के सारे इंडियंस हैं, पूरे टेक्निकल टीम इंडियंस हैं, जितने भी इसके ऊपर, ये नहीं कि ये पहला और लास्ट हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है। देखिए, हमारी जो हम थोड़ा पीछे रह गए हम अपने चीजों के ऊपर में, हमें आज के दिन में 70 साल से भी ज्यादा समय लग गया जब हम अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को, क्योंकि इंडिया एक पेनिनसुलर कंट्री है। पेनिनसुलर कंट्री का मतलब है 7500 किलोमीटर आपका केवल समुद्री क्षेत्र है। तो परमात्मा ने आपको ये दिया था, और ये देखिए विजन देखिए हमारी, जब शिवाजी की आज हम उनको समर्पित किए हैं, तो उन्होंने लोनावाला में नेवल बेस उस समय बनाया था, और मुगलों के लिए पूरा का पूरा जो चोक कर दिया था इसको, जो नेवल का कोस्ट लाइन है, बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट, तो वो हमारी सोच को कहीं हम छोड़ गए। इसके अलावा जब आप कोचिन में जाते हैं, जब कोचिन शिपयार्ड की हम जब बात करते हैं, तो कोचिन एक ऐसा बेस रहा है, आज नहीं सदियों पुराना। और आप टूटीकोरिन में जाएं तो आपको मिलेगा वहां से हम शिप से जाते थे। मगर जब ब्रिटिश आए, जब हमारे पुर्तगीज आए, फ्रेंच आए, तो हमारे देश को गुलाम बनाने की यही रास्ता लिया था, और हम यहां पर कहीं कहीं छूट गए थे। आपको इतनी, परमात्मा ने इतनी बड़ी ये दी है इस धरती को, ऐसा शेप दिया है पेनिनसुलर इंडिया का, जिसके 2 कोस्ट लाइंस, जो आप अंडमान निकोबार की बात करती हैं या जो हम लक्षद्वीप की बात करते हैं, हम लोग तो आज श्रीलंका, हम्बनटोटा ये सब की बात करते हैं। देखिए, इनको हमने किया अपने लेवल पे, मगर आज के दिन में ये डेवलप होता है तो ये भी एक फ्लोटिंग शिप की तरह है, जो आपके मदरलैंड को एब्सोल्युटली सेफ और एक कैपेबिलिटी देता है कि जिसमें आप कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं, आपको जिबूटी नहीं जाने की जरूरत है,
क्योंकि आपकी जो क्रूजिंग स्पीड्स हैं, जो क्रूजिंग आपके जो बोलते हैं एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस और एरिया ऑफ इंटरेस्ट, और जिसकी आप कैपेबिलिटी से कर सकते हैं इस तरह के, जिस तरह से फोटेला से, वो हम पूरे के पूरे विश्व के अंदर में, क्योंकि 90% यदि आप ले वर्चुअली 70% जो आपका ट्रेड जो होता है इसी इंडियन ओशन रीजन से होता है, इंडो पैसिफिक में होता है। हमारी मार करने की क्षमता यहां से लेकर पर्शियन गल्फ में जो हम कहते हैं द स्टेट ऑफ मलाका, जब स्टेट ऑफ हार्मोज की हम जब बात करते हैं, तो वहां तक हमारी जो एक्चुअल पकड़ होगी, तो सामरिक दृष्टि से आज हमने इतनी बड़ी छलांग लगाई। और देखिए हमारी और आज के सिन्हा जी, इतनी बड़ी भारत ने छलांग लगाई है। इसके अगर टाइम ड्यूरेशन को देखें, 2009 से इसके शुरुआत हुई सोचने की, डिजाइनिंग की। कुछ टाइम तो इसका डिजाइन तय करने में ही समय लग गया, लेकिन 2022 में ये नौसेना को सौंप दिया गया। अगर इसकी टाइम ड्यूरेशन को हम देखें तो उसे किस तरीके से आंका जा सकता है? क्या ज्यादा था कि ठीक था या कम था? देखिए टोटल 13 इयर्स, 2009 से ले 2022, 13 साल। 13 साल में यदि आप जो स्प्रिंग बोर्ड कहते हैं, जो डिजाइन बोर्ड कहते हैं, वहां से शुरू होकर के आप शिप को पूरे ट्रायल, और समुद्र इसकी 4 ट्रायल हुई हैं। 4 ट्रायल होने के बाद जो सी ट्रायल्स हुए हैं, फाइनल ट्रायल के बाद आज हमारे को देश को ये तोहफा मिला है। तो ये एक बहुत नेवी के मामले में बहुत कम समय आका जाता है, एक कैपेबिलिटी में बहुत तेजी से है। अब जो बात चल रही है कि हमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर, और उसकी डिजाइनिंग हो चुकी है जो कि आपका न्यूक्लियर पावर्ड होगा वो। तो ये अब आप देखिए, इसमें हमें यदि 13 साल लगा है, तो वो 6-7 साल में ऐसी बातें हो रही कि 2030 के पहले हम चाहते हैं कि एक और हमारे, क्योंकि हमारी जरूरत है जी। और देखिए अमेरिका के पास तकरीबन 12 इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, चाइना ने 3 बना लिए हैं। मगर हमें बात नहीं करनी चाहिए यूके, फ्रांस, ये सब की बात ना करें। हम आज जब बात करते हैं भारत की सामरिक दृष्टि से, तो हम यदि हम कर पाते हैं ये 3-4-5 सालों के अंदर में, और सेम टाइम क्योंकि कैपेबिलिटी है, और ये केवल ऐसा नहीं, गार्डन रीच यदि आप जाएंगी वेस्ट बंगाल के अंदर में शिपयार्ड्स हैं, कोचिन है, विशाखापट्टनम है, हमारे शिपयार्ड्स बहुत हैं। और ये नेवी की जो डिजाइनिंग है, क्योंकि हम बार बार उसको हमारा एम्बेडेड है ये, और अब तो डीआरडीओ भी इसके अंदर में घुस चुका है। और जो हम कर रहे हैं, जो हमने बनाया है, जो हम कहते हैं ना मिलिट्री कैपेबिलिटी, जो कॉरिडोर बनाई है, जो हमारा ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर है, जो कि जिसकी बात आजकल प्रधानमंत्री करते हैं, वो कैपेबिलिटी जो आप 73% हमारी कैपेबिलिटी है कि हम 92% तक जा सकते हैं इंडिजिनस। और जब 92 जाए, और चीपेस्ट है, पूरे लाइन लग जाएगी आपके पास में। केवल ये ऐसा नहीं कि आपको सामरिक दृष्टि से, इकोनॉमिक तरीके से, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, हर एक देश, आज जापान चाहता है, जितनी एशियन कंट्रीज हैं वो चाहते हैं, और भारत जिस तरह से ब्रह्मोस दे रहा है, जैसे तेजस दे रहा है, 1/4 कॉस्ट है ये ऑन हाई टेक्नोलॉजी, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं, और उसके ऊपर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारा चल रहा है खुद का इंडिजिनस। तो ये परमात्मा ने आपको दिया है कि हम 21वीं सदी में हम इस तरह से दूसरे उसके जब डिकेड के अंदर में आकर के हम ऐसे खड़े हो गए हैं मकाम में, कि आने वाले समय में भारत के ऊपर नजर ही नहीं, भारत से उपेक्षाएं होंगी। और आपको हैरानी होगी, जो विक्रमादित्य की आप बात कर रहे हैं, वो गर्बाचौफ हमने यूक्रेन से लिया था। यूक्रेन जहां लड़ाई चल रही है, वहां के जब बात होती है ना, जब आपने अभी सुने होंगे खरसोन का इलाका, वहां शिप बिल्डिंग होती थी। बिल्कुल, और यही तो के सिन्हा जी बड़ी बात है। एक समय वो था कि दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन आज भारत रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन रहा है। एक बड़ी छलांग लगाई है भारत ने इस क्षेत्र में। अब वीएन झा सर, आपके पास आऊंगी मैं। एक बड़ी छलांग के रूप में इसे देखा जाए, जैसे कि के सिन्हा सर कह रहे हैं कि महाशक्ति बनने में एक बड़ी छलांग भारत ने आज लगाई है।
और इसके अलावा भी मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगी, दोनों ही विशेषज्ञों ने इसकी खासियत बताई है, आप अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज वो भी करिएगा। सीट हैं, इंजन है, इन सारी चीजों के बारे में इन्होंने बताया हुआ, मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा। जी जी। मैं आपके दर्शकों को कुछ ऐसी चीजें बताना चाहूंगा जो अभी तक शायद उन्होंने नहीं सुना है। जी। देखिए, ये छलांग तो लगी है और ये छलांग ऐसी लगी है जिसको हम लोग एयरफोर्स के टर्म में फोर्स मल्टीप्लायर्स कहते हैं। मतलब ये आपका जो 1+1 नहीं है, ये 1 और 1 11 के आसपास में हो जाता है। तो ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये आपकी जैसे मान लीजिए अगर कोचिंग लेवल स्टेशन अगर जाएं तो वहां पे एयर पावर है, वहां पे जो ग्राउंड फोर्सेस हैं वो हैं, वहां पे एयर डिफेंस एलिमेंट हैं। तो एक एयरफोर्स प्रोडक्शन सेंटर जो होता है जिसमें फाइटर एयरप्लेन्स होते हैं, वो उसके सारे जो एंसिलरीज हैं, सपोर्टिंग सर्विसेज हैं, सबों को आप अगर मिला दें, जिसमें एयरक्राफ्ट होगा, जिसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल होंगे, जिसमें एयरक्राफ्ट के टेक्निकल और मेंटेनेंस सिस्टम्स होंगे, जिसमें एयर डिफेंस होंगे, जहां मिसाइल्स होंगे और जहां ट्रूप्स भी होंगे, इन सारे चीजों को अगर एक साथ मिला के आप एक शिप पे ले लें तो वो ये एक चीज है, एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसमें आपको एयरक्राफ्ट है, इसमें एयरक्राफ्ट रखने के जो ऊपर के जो 2 खाने हैं वो सिर्फ एयरक्राफ्ट को स्टोर करने के लिए होती हैं। और यहाँ जो एयरक्राफ्ट यूज में आती है, यूजुअली वो एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो नॉर्मल एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो नहीं होते हैं। इसमें इसके जो विंग्स होते हैं, डैने होते हैं, वो विंग्स को इसमें फोल्ड करने की ताकत होती है। तो मतलब जैसे एयरक्राफ्ट लैंड किया, विंग्स को आपने फोल्ड किया तो जो इसका स्पैन पहले मान लीजिए 35 मीटर था, वो सिकुड़ के 17 मीटर या 18 मीटर या 19 मीटर हो जाता है। तो उसको फिर स्टोरेज करने में आपको आसानी होती है। तो आप ये जान लीजिए, आपके पास में एयरक्राफ्ट हो गए, उसके मेंटेनेंस हो गए, एयरक्राफ्ट में लगाने के लिए जितने भी बॉम्ब, रॉकेट, मिसाइल चाहिए वो हो गए, एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, एक बड़ा सा रेडार उसमें लगा होता है जो कि यूजुअली एयर रेडार जो है वो काम करते हैं। और जब भी ये एयरक्राफ्ट कैरियर कहीं पे जाता है तो जैसे मान लीजिए एक चेस बोर्ड पे आपका राजा होता है, रानी होता है, उसके साथ में इतने सारे चादे, हाथी, घोड़े, ये सारी चीजें होती हैं। इसी तरह से ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो होता है, जब ये अपने क्षेत्र से बाहर जाता है तो इसके खुद की सुरक्षा के लिए चाहे डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, कॉर्वेट्स होते हैं, फास्ट बोट्स होते हैं, यहाँ तक कि सबमरीन्स भी होते हैं, ये सारे इसके आसपास में जो शिप्स हैं ये इसको घेरे रहते हैं जिससे इसके ऊपर में किसी की निगाह ना पड़ सके, कोई इसको आहत करने की जरूरत ना कर सके। तो इसके लिए आपके पास में यहाँ तक कि क्रूज मिसाइल, अगर किसी दुश्मन ने आपके एयरक्राफ्ट कैरियर को ध्वस्त करने के लिए क्रूज मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ा तो ऐसे क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइल्स को निष्क्रिय करने के लिए हवा में ही वो भी आपके पास में शिप है। आपने आज से लगभग शायद 6 महीने पहले सुना होगा, हमारा एक नया शिप बना है ध्रुव। उस ध्रुव शिप में न्यूक्लियर मिसाइल्स को या बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल्स को ध्वस्त करने की क्षमता है। तो ये ऐसी चीजें आपके पास में अभी आ गई हैं। ये पूरा का पूरा जो एक सब कुछ एक साथ में लेके आप एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके आगे बढ़ते हैं। कोचिंग से लेके आप 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, चाहे टेरिटोरियल वाटर में, चाहे इकोनॉमिक जोन में या इंटरनेशनल वाटर में, जहां भी जाते हैं आपका ये पूरा का पूरा फोर्स ऐसा है जिससे कि आप दुश्मन को सिर्फ बाधित न कर सकें। आपके पास में एयरक्राफ्ट हैं, जैसे मान लीजिए अभी MiG-29R एयरक्राफ्ट जो हैं, उसके खुद के रेडियस जो हैं लगभग 550 किलोमीटर हैं। मतलब जहां पे आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है, खड़ा है, वहां से 550 किलोमीटर आगे जाके दुश्मन को आप नेस्तनाबूद कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी आपकी क्षमता बढ़ जाती है और ये सब चीजें इंडिविजुअली। बिल्कुल वीएन झा सर, इससे जुड़ा एक और सवाल मैं ऐड करना चाहूंगी इसमें। अब जिस तरीके से हिंद महासागर में चीन की नजर है, ऐसे में INS विक्रम की उपयोगिता कितनी ज्यादा बढ़ जाती है? देखिए, विक्रांत, मैंने आपको बताया ना, ये एक फोर्स प्रोजेक्शन है, फोर्स मल्टीप्लायर। तो मैंने आपको बताया ही कि 1+1 2 नहीं होता है, 1+1 11 हो जाता है।
तो वो फोर्स मल्टीप्लायर हो गया। लेकिन उसके साथ में ये फोर्स प्रोजेक्शन है आपका। आप पूरी की पूरी ताकत लेके चाहे आप अरेबियन सी में चले जाइए या फिर इंडियन ओशन में आ जाइए, या जहाँ पे कि आपका जो चीन का जहाँ पे प्रवेश द्वार आता है वो सब एरिया में चला है, गल्फ ऑफ स्टेट ऑफ जहाँ पे है, जहाँ पे आपको एंट्री मिलती है, तो वो सारे जगह में तो एक हो गया अरेबियन सी, दूसरा हो गया इंडियन ओशन, और तीसरा कहीं साउथ में जाके ये एक प्रोजेक्शन होता है। तो अभी आपके पास, हमारे पास में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए हैं, तो इससे चीन के ऊपर में आप नजर चाहे जिस भी तरफ से रख सकें। पहले एक था, अब एक और आ गया है। पहले एक छोटा था जो विक्रमादित्य है, जो कि आया हुआ है रशिया से। अभी ये जो नया एयरक्राफ्ट आया हुआ है, ये बहुत ही विशाल है। और जैसे मैंने बताया कि इसके साथ में कॉर्वेट होंगे, डिस्ट्रॉयर्स होंगे, सबमरीन होंगे, फास्ट बोट्स होंगे, ये सब मिला के जैसे एक दुल्हा एक है, उसके साथ में बाराती से वो घिरा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा जो आपका फोर्स प्रोजेक्शन है, जहां भी आप जाके खड़ा कीजिएगा, उसके लगभग 250-300 किलोमीटर के आसपास में कोई भी आने की जरूरत नहीं करेगा। ये बहुत बड़ा दायरा है। तो इसके चलते आपकी जो फोर्स है वो फोर्स काफी बढ़ गई है, और भविष्य में आपको एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने एक बनाया हुआ, जैसे अभी नासा बता रहे थे कि ये 13 साल में बनकर तैयार हुआ है। दूसरा जो बनेगा वो लगभग 6 साल में, 5 साल में पूरा बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि पूरी की पूरी आपके पास में डिजाइन है, पूरी टेक्नोलॉजी है, और जो पहले के स्टार्टअप्स हैं, जो माइक्रो एंड मीडियम जो इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं 100 से ज्यादा, वो सारे आज आपके पास में अवेलेबल हैं। उनके पास में ये टेक्नोलॉजी है, वो सारे साँचे हैं जहाँ पे की चीजें ढल के तैयार हो जाएगी बहुत कम समय में। तो इसीलिए अब अगला जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनेगा वो बहुत ही कम समय में बनेगा, और आने वाले दिनों में आपने तो भी बताया था कि इसका 20,000 करोड़ लगभग इसका दाम है। लेकिन अगर यही चीज आप बाहर से खरीदते तो कम से कम 50 या 55,000 करोड़ इसका दाम होता, आपको पे करना पड़ता। और वही 55,000 करोड़ अगर आप एक एक्सपोर्ट करेंगे तो वो आपको जो बहुत बड़ी जो राशि है वो मिल सकती है। तो इंडिया ओवरऑल डिफेंस में तो इसका बहुत बड़ा बोलबाला होगा ही। बिल्कुल सर, और रक्षा क्षेत्र में तो एक और उपलब्धि देश ने हासिल कर ली है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए। तो INS विक्रांत के भारतीय नौसेना में शामिल होने के बाद भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चीन और साथ ही साथ तमाम देशों में शामिल हो चुका है। और आपको ये भी बता दें कि सबसे बड़ी खासियत ये है कि स्वदेशी है। इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेट फॉर 10। जय हिंद। एक नए भविष्य के सूर्योदय का साक्षी बने।